दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है राम रहीम और आग लगा देश। ये राम रहीम कॉमिक्स है। एक्शन जासूसी कॉमिक्स होते हैं इनकी। तो पढ़ते हैं राम रहीम और आग लगा देश। एक रात राम रहीम अपने कमरे में गहरी नींद सोए हुए थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। कड़कड़ाक माहौल में बिजली के जोरों से बार बार कड़कने से एक अजीब सी भयानकता छाई हुई थी। तभी खिड़की के दूसरी तरफ दो साए उभरे। गहरी नींद सोए हुए हैं, फिर भी इन्हें बेहोश कर देना ही ठीक रहेगा। खर वरना दोनों में से कोई भी उठ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। स्प्रे की डिब्बी निकालो। खड़खड़ाक। ठीक है। दूसरे व्यक्ति ने अपनी जेब से स्प्रे करने की डिब्बियां निकाल ली। पहला खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा था। जल्दी करो, बारिश में खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। बस 1 मिनट। कुछ ही क्षणों बाद पहले वाले ने हुक वाले एक तार से छिटकनी गिराकर खिड़की खोल दी। चलो, मुंह ढक लो और स्प्रे करो। दूसरा खिड़की के भीतर हाथ डालकर डिबिया से कोई दरवाजा स्प्रे करने लगा। उसके बाद उन्होंने खिड़की बंद कर दी और स्प्रे का प्रभाव खत्म होने का इंतजार करने लगे। कड़ाक। उफ, इस साले मौसम को भी आज ये रात खराब होना था। कुछ मिनट बाद, मेरे विचार से दवाई ने अपना काम पूरा कर दिया होगा। आओ अब भीतर चलते हैं। ठीक है, लेकिन चेहरे पर रुमाल बांधे ही रहना। दोनों खिड़की खोलकर भीतर प्रविष्ट हो गए। भीतर घुसकर दोनों ने राम रहीम को हिला डुला कर देखा। यह तो बेहोश है। यह भी। हमें सिर्फ रहीम का अपहरण करने का ऑर्डर मिला है, इसलिए उसे उठा लो। ठीक है। उस व्यक्ति ने बेहोश रहीम को उठाकर अपने लंबे चौड़े कंधे पर डाल दिया। फिर दोनों खिड़की की ओर बढ़े। खिड़की लांग कर दोनों लॉन में पहुंच गए और पिछवाड़े की चार दीवारी की ओर बढ़े। कड़कड़ाओ। मौसम खराब जरूर है, लेकिन इसने हमारा साथ अच्छा दिया है। ठीक कहते हो। वर्षा के शोर व बिजली की गरज से हमारे कदमों की आवाज व खिड़की खोलने व बंद करने की आवाज भी दब कर रह गई। साथ ही इस वर्षा में यहाँ के नौकर चाकर भी घर से बाहर नहीं निकले। पिछवाड़े की चार दीवारी काफी नीची थी। दोनों उसे आसानी से लांघकर दूसरी ओर सड़क पर पहुंच गए। कुछ दूरी पर उनकी कार खड़ी थी। उनके कार के अंदर पहुंचते ही कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति ने कार स्टार्ट कर दी। रघु, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? नहीं, सारा काम आसानी से हो गया। अगले पर ड्राइवर ने कार एक तरफ दौड़ा दी। इधर जब सुबह राम की आंख खुली। अरे, शरीर में थकान पैदा करने वाला दर्द क्यों हो रहा है? तभी उसकी दृष्टि रहीम के खाली बिस्तर पर पड़ी। अरे, आज तो रहीम बहुत जल्दी उठ गया, वरना वह तो दिन चढ़े रहते खराटे बढ़ता रहता था। परंतु यह नौनी हो कैसे गई? शायद बाथरूम में उसी से पूछता हूँ। रहीम, आज तुम इतनी सुबह कैसे उठ गए? परंतु काफी आवाजें लगाने पर भी जब रहीम का भीतर से कोई उत्तर नहीं आया तो राम ने धकेलकर बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। अरे, वह तो यहाँ नहीं है, कहाँ चला गया? शायद बिना हाथ मुंह धोए नाश्ता करने पहुंच गया होगा। पेटू है ना, उससे तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होती। खैर, मैं तो हाथ मुंह धो ही लेता हूँ। नित्य क्रिया से फारिग होने के पश्चात जब राम नाश्ते की टेबल पर पहुंचा तो वहां भी रहीम को मौजूद न पाकर चौंक उठा। यहाँ भी नहीं है, वह कहाँ है? खड़े खड़े क्या सोच रहे हो बेटा? बैठ जाओ, मैं नाश्ता ले आई हूँ। ओह मम्मी, यह रहीम कहाँ गया? मुझे क्या मालूम रहीम के बारे में? तुम्हें ही मालूम होगा। तो क्या रहीम मुझसे पहले यहाँ नहीं आया? नहीं तो, लेकिन बात क्या है? तुम इतने अचानक इतने परेशान क्यों नजर आने लगे? वह कमरे में भी नहीं है मम्मी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने उसका बिस्तर खाली देखा। ओह, कहाँ जा सकता है वह? यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। वैसे भी वह इतना ही सुबह उठने वालों में से नहीं है। दोनों आवाजें लगा लगा कर रहीम को पूरे घर में ढूंढने लगे। रहीम, 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 मेरे भाई, कहाँ हो तुम? बेटा, यदि तुम हमसे आंख मिचौनी खेल रहे हो तो ईश्वर के लिए यह खेल बंद कर दो। देखो, चिंता के मारे हमारी क्या हालत हो रही है। अंत में चक्कर काटते हुए दोनों राम वाले कमरे में वापस पहुंच गए। हमने सारा घर छान मारा, यहाँ तो वह नहीं है। कहीं वह बाहर तो नहीं चला गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम तो उसके स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हो मम्मी। एक तो वह सुबह इतनी जल्दी उठने वालों में से नहीं है, फिर बिना किसी को कुछ बताए घर से बाहर जाना। नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि वह ऐसा कर सकता है। तभी घर का माली वहां आया। बीवी जी, पैसे दे दीजिए ताकि मैं बाजार से जाकर बीज ले आऊं।
रामू, तुमने रहीम को देखा है? कहीं मैं तुम्हारे सामने घर से बाहर तो नहीं गया? नहीं बीबी जी। फिर कहाँ चला गया वह? तभी राम के नथुनों से कमरे में फैली हल्की लेकिन विचित्र सी गंध टकराई। सुन, है यह गंध कैसी? क्या हुआ बेटा, तुम क्या सूंघ रहे हो? कमरे में गंध मौजूद है मम्मी, और यदि मेरी नाक मुझे धोखा नहीं दे रही तो यह गंध क्लोरोफॉर्म की है। क्या? हाँ मम्मी, मुझे लगता कल तूफानी रात में हमारे कमरे में कोई आया था। वो देखे खिड़की भी खुली हुई है, जबकि मुझे याद है कल रात में श्याम अपने हाथों से उसे बंद करके सोया था ताकि पानी भीतर न आ जाए। और यह देखे मम्मी, फर्श पर जूतों के निशान है, मिट्टी लगे हुए। यह दो व्यक्तियों के कदमों के निशान है। जरूर दो व्यक्ति इस खिड़की के रास्ते से ही हमारे कमरे में प्रविष्ट हुए थे, और उन्होंने कमरे में प्रविष्ट होने से पहले भीतर क्लोरोफॉर्म यानी बेहोश करने वाली दवा छिड़की होगी। लेकिन क्यों? स्पष्ट है, मैं बेहोश करने के लिए। लेकिन क्यों? तो तुम क्या कहना चाहते हो? यहाँ के हालातों को देखते हुए मुझे अब कोई संदेह नहीं रह गया मम्मी कि रहीम का अपहरण किया गया है। नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? सुबह सुबह मैं ठीक कह रहा हूँ रामो काका, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आगंतुकों ने रहीम का अपहरण क्यों किया। उसे तुम कहीं से भी ढूंढ कर मेरे सामने लाओ बेटा, वरना मैं जीवित नहीं रहूंगी। सुबह, उसे मैंने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ? वर्षों से तुमसे भी बढ़कर लाड प्यार से पाला है। सुबह, धैर्य रखो मम्मी, तो रहीम यदि तुम्हारा बेटा है तो मेरा भी भाई है। मैंने भी उसे सगे भाई से बढ़कर चाहा है। तुम चिंता मत करो, वह जहाँ कहीं भी होगा मैं उसे खोज निकालूंगा, और जिस किसी ने भी उसका अपहरण किया होगा उसके हाथ काट कर फेंक दूंगा। तभी राम की दृष्टि खिड़की के नीचे पड़ी किसी वस्तु पर पड़ी। ओह, यह क्या है? लॉकेट? यह यहाँ कहाँ से आया? जरूर यह उनमें से किसी एक का होगा जो यहाँ आए थे। इस लॉकेट पर अंग्रेजी का जे अक्षर भी खुदा हुआ है। इसका मतलब इस लॉकेट के मालिक का नाम जे से शुरू होता है। तभी राम के मस्तिष्क में एक धमाका सा हुआ। जग्गू? जग्गू? कौन जग्गू? जहां तक मेरा ख्याल है यह नाम शहर के कुख्यात बदमाश का है। तुम बिल्कुल ठीक समझे रामू काका। उसके बाद राम फटाफट कपड़े बदलने लगा। यह तुम अचानक कहां जाने की तैयारी करने लगे? जग्गू से निपटने की। इससे पहले कि जग्गू रहीम का कोई अहित करे, मैं तुरंत उससे जाकर मिलना चाहता हूँ। शीघ्र ही राम तैयार होकर दरवाजे की ओर बढ़ा। नाश्ता तो करते जाओ बेटा, अब तो रहीम के साथ वापस लौट कर ही नाश्ता करूंगा मम्मी। और कुछ ही देर बाद उसकी मोटरसाइकिल मुख्य सड़क पर एक और उड़ी चली जा रही थी। जग्गू दादा, यदि रहीम को कुछ हो गया तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। लगभग आधा घंटे बाद राम की मोटरसाइकिल एक गंदी बस्ती में जाकर रुकी। क्या चाहिए साहब? जग्गू उस्ताद कहाँ मिलेगा? जग्गू? आप किस जग्गू की बात करें साहब? यहाँ तो कोई जग्गू नहीं रहता साहब। तड़ाक! आह! अब बता, रहता है या नहीं? मुझे मत मारे साहब, ये वह यहीं रहता है, अपनी खोली में ही मिलेगा। अब आए ना रास्ते पर, जा अपना काम कर। उस लड़के को प्रेत धकेल कर राम एक बड़ी सी खोली की ओर बढ़ गया। लगता आज जग्गू दादा की खैर नहीं, मैं तो खिसक ही लूं। जग्गू? कौन है बे? है राम? हाँ मैं। आओ आओ राम भाई, कहो कैसे आना हुआ? यदि अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप रहीम को मेरे हवाले कर दो। बताओ कौन सी बात तुमने रहीम को, और उसका अपहरण तुमने क्यों किया? यह तुम क्या कह रहे हो राम भाई? मैं भला रहीम का अपहरण क्यों करने लगा? राम ने तुरंत जेब से लॉकेट निकालकर जग्गू के चेहरे के सामने कर दिया। और कुछ नहीं मालूम तो न सही, लेकिन तुम इस लॉकेट को तो अच्छी तरह से पहचानते हो ना? अरे मेरा लॉकेट है, तुम्हारे पास कहां से आया? तभी राम का सीधा हाथ बड़ी तेजी से दाएं बाएं घूमने लगा। तड़ाक! ऐसे? उफ! विषुम आए। अब भी वक्त है जग्गू, सब कुछ सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुम्हें पैदा करने वाला भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। आह! मुझे कुछ नहीं मालूम। तड़ाक! जग्गू को पिटता देख उसके दोनों साथियों ने चाकू निकाल लिए। ए छोकरे, छोड़ दे जग्गू दादा को। अच्छा? अबे अबे, यह क्या कर रहे हो तुम? तभी जग्गू को छोड़ राम के हाथ पैर दोनों एक साथ बिजली की सी गति के साथ घूमे और कुडशुम कड़ाक! उफ! हाय मर गया, सत्यानाश! राम के एक ही बार में दोनों जमीन सूंघने लगे। उठो उस्तादो और मुकाबला करो।
चलो शाबाश, उठाओ अपने चाकू और शुरू हो जाओ। तुम्हारी तो दोनों बदमाश जो राम से अपरिचित थे अपने चाकू उठाकर गुस्से में राम की ओर झपटे। आओ आओ शाबाश। अबे उल्लू का पट्टो, या क्या कर रहे हो? उषा तुम अब हमें मत रोको, हम इस टुच्चे के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। हाँ उस्ताद, और इसकी लाशें टुकड़े टुकड़े करके किसी गंदे नाली के गटर में फेंक देंगे, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अबे सूरो, जानते हो तुम किससे टकराने जा रहे हो? यह तुम्हारा बाप है, बाप। तुम तो उसके टुकड़े क्या करोगे? हाँ, यह जरूर तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर तुम्हारे हाथों में दे देगा। यह तुम क्या कह रहे हो उस्ताद? मैं ठीक ही कह रहा हूँ, यदि तुम उसका नाम जानते होंगे होते तो अब तक यहाँ से भागे होते। अबे उल्लू की दुमो, तुम्हारा उस्ताद इससे ऐसे ही नहीं पिट रहा है क्या नाम है इसका उस्ताद? राम द ग्रेट, भारत का मान बाल जासूस। क्या? चलो अब भागो यहाँ से, मुझे राम भाई से कुछ जरूरी बातें करनी है। बहुत अच्छा उस्ताद। अगले पल जग्गू के दोनों साथी वहां से गधे के सींग की तरह गायब हो गए। बैठो राम भाई। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ जग्गू, मुझे रहीम चाहिए अभी और इसी वक्त। आखिर वही वाला जिसका मुझे डर था। तुम यहाँ तक यानी मुझ तक पहुंच गए। बको मत, मुझे सिर्फ रहीम के बारे में बताओ। अफसोस राम भाई, अब रहीम भाई तुम्हें इस देश में नहीं बल्कि चीन में मिलेगा। क्या मतलब? मतलब यह है कि मैंने रहीम का अपने लिए नहीं बल्कि चीनी कामरेड तोंग के कहने पर वह उसी के लिए किया था। तोंग ने इस काम के लिए हमें 5 लाख रुपए दिए थे। इस काम में मैंने अपने एक दोस्त रघु को पार्टनर बनाया था और मुझे पूरा विश्वास है कि तवांग रहीम को लेकर अपने देश पहुंच चुका होगा। वो तवांग चीनी सीक्रेट सर्विस का खतरनाक एजेंट। बिल्कुल वही राम भाई, और यकीन करो मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वैसे मैं यह काम किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे तुमसे टकराने का असर मालूम है, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ की बीमारी और 5 लाख की रकम को देखते हुए मैं यह दुस्साहसपूर्ण काम करने को आखिर तैयार हो ही गया हूँ। जग्गू, इस समय तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन यदि यदि तुम्हारी बात गलत निकली तो समझ लेना जो अंजाम तुम्हारा होगा उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे। चट चट। और रातवांग का सवाल, यदि उसने वास्तव में रहीम का अपहरण किया है और वह उसे अपने देश ले गया है तो मैं वहां जाकर उस समेत उसके देश को आग लगा दूंगा। राम ने जग्गू के चेहरे को देखकर अंदाजा लगा लिया था कि जग्गू झूठ नहीं बोल रहा, अतः वह उस पर ज्यादा सख्ती न कर खोली से बाहर निकल आया। यदि तुम को भारत में देखा गया तो उसका पता चीफ अंकल को अवश्य होगा। मुझे तुरंत उनसे चलकर मिलना चाहिए। अगले पल उसकी मोटरसाइकिल चीफ मुखर्जी के ऑफिस की ओर उड़ी चली जा रही थी। उधर राम के उस बस्ती से जाते ही 2 व्यक्ति जग्गू की खोली में दाखिल हुए। तुम? ही। थैंक यू जग्गू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने हमारा आखिरी काम भी पूरा कर दिया। क्या मतलब? हम सब चाहते थे कि किसी तरह राम तुम्हारे घर तक पहुंचे और तुम उसे सारी बात बताकर चीन जाने पर मजबूर कर दो। यह काम यदि हम दूसरे तरीके से करते तो शायद उसे हम पर शक हो जाता और वह सावधान हो जाता, परंतु अभी वह चीन यानी हमारे देश रहीम को छुड़ाने अवश्य जाएगा। हा हा हा। ओह, तो यह सब इन्होंने अपनी योजना अनुसार ही किया है। तभी इन्होंने मुझसे मेरा लॉकेट मांगा था, शायद राम को यहाँ तक पहुंचाने के लिए। तुम ठीक सोच रहे हो जग्गू, हमने तुम्हारा लॉकेट इसलिए मांगा था कि जरूरत पड़ने पर उसके द्वारा राम को तुम तक पहुंचा दिया जाए और हमारा काम आसान हो जाए। जब तुम और रघु रहीम को उससे घर से उठा लाए तो मैंने खिड़की के रास्ते से तुम्हारा लॉकेट उनके कमरे में फेंक दिया था। परिणाम स्वरूप तो राम तुम तक पहुंच गया। तुम कुत्ते कमीने, अब मैं समझा तुम्हारी चालाकी। इस तरह तुम एक तीर से 3 शिकार करना चाहते थे, यानी रहीम का अपहरण, राम को तुम्हारे देश में पहुंचाना और मेरा कानून के चंगुल में फंस जाना। हा हा, अब तुम बिल्कुल ठीक समझे। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा विश्वासघाती। मुझे जो धोखा देता है रिवॉल्वर। हाँ जग्गू, जाओ वहीं रुक जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो गया, उसी के साथ तुम्हारी जिंदगी भी। हम पीछे से कोई बखेड़ा नहीं चाहते थे, इसलिए रघु, हमने तुम्हारे साथी रघु को पहले ही ठिकाने लगा दिया है। क्या कहा तुमने? उसे मार डाला? हाँ, और अब तुम्हारी बारी है, चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस बे आवाज रिवॉल्वर की गोली से जल्दी किसी को तुम्हारी मौत के बारे में पता भी नहीं चलेगा। फिर इससे पहले कि जग्गू अपने बचाव के लिए कुछ सोच पाता,
उस चीनी के साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर से 2 बार हल्की सी आवाज निकली और जग्गू के सीने से खून का फुहारा छूट पड़ा। पिट पिट। आह। आओ चले, मैं 2 घंटे बाद की फ्लाइट से यह देश छोड़ देना है। हाँ, इतना समय तो मैं मेकअप आदि करने में लगी जाएगा। उसके बाद दोनों उस खोली से निकलकर बाहर खड़ी अपनी गाड़ी में जा बैठे और गाड़ी वहां से चल पड़ी। उधर राम ने सीक्रेट सर्विस के ऑफिस में पहुंचकर चीफ मुखर्जी को सारी बात बताई। तुम्हारे कहने का मतलब है कि चीनी एजेंट तवांग ने रहीम का अपहरण किया है और वह हमारे देश में है। जी हाँ, और जग्गू के कहने के मुताबिक वह रहीम को अपने देश ले भी जा चुका होगा। असंभव। हमारी आंखों में धूल जोकर तवांग भारत में नहीं घुस सकता और न ही उसके भारत में होने की हमारे पास कोई रिपोर्ट ही है। हमारे विभाग का एक एजेंट उससे भली भांति ट्रेन ट्रेन ओ कौन हो सकता है? ट्रेन। हेलो मुखर्जी, इज दिस साइड। चीफ, मैं एजेंट 20 बोल रहा हूँ यहाँ। फिर दूसरी ओर से बोलने वाले ने न जाने क्या कहा कि चीफ मुखर्जी चौंक कर उछल पड़े। क्या कहा? ओ नो। दूसरी ओर से फिर कुछ कहा जाता रहा जिसे चीफ मुखर्जी ध्यानपूर्वक सुनते रहे। उसके बाद संपर्क खत्म होने पर उन्होंने रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया। किसका फोन था अंकल? एजेंट गोपाल था। तुम्हारा विचार ठीक ही निकला राम, तवांग भारत में ही है और उसे एक छोटी श्रेणी की बस्ती में देखा गया है। छोटी श्रेणी की बस्ती में? कहीं रामनगर की बस्ती में तो नहीं? तुम ठीक समझे, वहीं कुछ देर पहले जग्गू का खून भी हुआ है। व्हाट? मैं तुम्हारे चौंकने का कारण समझ रहा हूँ राम। हो सकता जग्गू का खून तवांग ने अपना भेद खुल जाने के डर से ही किया हो। जरूर ऐसी बात होगी। मुझे तो अब रहीम की चिंता होने लगी है। पता नहीं तवांग ने रहीम का अपहरण किस उद्देश्य से किया है। तभी टेलीफोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। ट्रेन ट्रेन। अब किसका फोन हो सकता है? चीफ मुखर्जी ने रिसीवर उठाया। फिर एक दूसरे का परिचय जानने के बाद पता नहीं दूसरी ओर से क्या कहा गया कि चीफ मुखर्जी चीख उठे। ओ यू फूल, वह तुम सबकी आंखों में धूल जोकर निकल गया और तुम लोग लकीर पीटते हुए मुझे फोन कर रहे हो। दूसरी ओर से फिर जो कुछ कहा गया और चीफ मुखर्जी ने गुस्से से रिसीवर क्रेडिल पर पटक दिया। नालायक कामचोर, सब बेकार हो गए हैं। मैं एक एक को बर्खास्त कर दूंगा। इस विभाग का एक भी एजेंट अब किसी काम का नहीं रहा। आखिर हुआ क्या चीफ अंकल? अभी कुछ देर पहले की फ्लाइट से त्वांग और उसका असिस्टेंट सुंग हांगकांग के लिए उड़ गए हैं। क्या? क्या आपके आदमियों ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? मेकअप में होने के कारण वे लोग उसे तुरंत ही नहीं पहचान पाए थे और जब तक छानबीन करने के पश्चात वे असलियत जान सके, विमान उड़ान भर चुका था। ओह, यह बहुत बुरा हुआ। अच्छा, क्या उन्होंने यह बताया कि रहीम उनके साथ था या नहीं? नहीं, रहीम उनके साथ नहीं था। तब उन लोगों ने जरूर रहीम को चीन पहुंचा दिया होगा। चीफ, आप जल्द से जल्द चीन जाने वाले किसी भी विमान में मेरी एक सीट बुक करा दीजिए। मैं तुरंत चीन जाना चाहता हूँ। ठीक है, 1 घंटे बाद जाने वाली फ्लाइट से मैं तुम्हारी टिकट बुक करा देता हूँ। तुम आवश्यक तैयारी करके एयरपोर्ट पहुंच जाओ। राम उसी समय अपने घर पहुंचा और सफर की तैयारी करने लगा। मम्मी, मैं रहीम की तलाश में दूसरे शहर जा रहा हूँ। 2-4 दिन में लौट आऊंगा। आप किसी बात की चिंता मत करना। रहीम जामिर ठीक ठाक है। अपना ख्याल रखना बेटा। पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। राम ने जानबूझकर राधा देवी को असलियत नहीं बताई थी ताकि वे घबरा न जाए। और ठीक है, 1 घंटे बाद राम का विमान चीन की ओर उड़ान भर रहा था। नियत समय पर विमान ने चीन के एयरपोर्ट पर लैंड किया और राम ने अपना सामान आदि चेक कराकर एयरपोर्ट की इमारत से बाहर निकलकर टैक्सी की तलाश में इधर उधर निगाहें दौड़ाई, परंतु उसे टैक्सी के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। ची बैठे साहब। कहाँ जाना साहब? किसी अच्छे से होटल में चलो। जी साहब। टैक्सी चल पड़ी, परंतु अभी टैक्सी ने कुछ ही फासला तय किया होगा कि राम को अपना सिर चकराता हुआ सा महसूस हुआ। वो यह क्या हो रहा? मुझे दिमाग सुन सा होता जा रहा है। अचानक राम की छठी इस सचेत हुई। खतरा। ड्राइवर, गाड़ी रोको। हा हा हा। अब यही आराम कीजिए साहब। शटअप, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? जल्दी जवाब दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मेरे बारे में तुम्हें त्वांग साहब ही बता देंगे बच्चे। मैं तुम्हें सीधा उन्हीं के पास लिए चल रहा हूँ। फिर इससे पहले कि राम कुछ और कह या कर पाता, उसकी चेतना ने उसका साथ छोड़ दिया और वह बेहोश होकर पिछली सीट पर लुढ़क गया। हा हा हा।
और जब राम को होश आया, राम भैया कैसे हो तुम? अरे रहीम। राम ने तुरंत रहीम को अपने गले से लगा लिया। रहीम मेरे भाई कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ राम भैया, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? राम को जैसे होश आया, ओह मैं इस समय कहाँ हूँ? तुम और मैं इस समय एक सैनिक छावनी में है, लेकिन तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? तब राम ने उसे सारी बात बता दी। फिर रहीम ने भी उसे सारी आप बीती बता दी और अंत में बोला, मुझे पकड़कर यहीं यहाँ भेजने वाला त्वांग ही है राम भैया, और उसने तुम्हें यहाँ लाने के लिए मुझे केवल चारे के रूप में इस्तेमाल किया है। क्या? हाँ राम भैया, मैंने उसे अपने साथियों से बातचीत करते हुए कुछ इसी प्रकार की बात करते हुए सुना था, तो परंतु वह मुझे यहाँ क्यों लाना चाहता था, अब यह तो वहीं जाने। रहीम ठीक ही कह रहा राम, तुम्हारी क्यों का जवाब केवल मैं ही दे सकता हूँ। ओह तुम? हाँ मैं तुम रहीम से यही जानना चाहते थे न, कि तुम्हें और रहीम को यहाँ क्यों लाया गया है। हाँ तो सुनो, मैं तुम्हारे पिता कर्नल राघव, जो आजकल उत्तरी सीमा पर एक पुल का निर्माण करवा रहे हैं, से वहां मौजूद एक सैनिक राज जानना चाहता हूँ। जैसे उस पुल का निर्माण क्यों करवाया जा रहा है, वहाँ सैनिक ठिकाने कौन से हैं, तथा वह सैनिकों की कुल तादाद कितनी है, और इसी तरह के कुछ प्रश्न और भी हैं जिनका उत्तर तुम्हारे पिता ही हमारी सीक्रेट सर्विस को ठीक ठाक दे सकते हैं। ओह। तभी रहीम कठोर स्वर में बोल उठा, त्वांग तुम मेरे अंकल कर्नल राघव के पत्थर स्वभाव से शायद वाकिफ नहीं। वे मरते मर जाएंगे, लेकिन अपने देश के सीक्रेट कभी तुम्हें या देश के किसी भी दुश्मन को नहीं बताएंगे। हा हा हा। मैं जानता हूँ छोकरे, इसलिए तो तुम दोनों को इतने पापड़ बेलने के पश्चात यहाँ पर लाया हूँ। क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि हिंदुस्तानी सीना सिर्फ एक ही चीज से घायल हो सकता है, सिर्फ एक ही बात से उसका दिल मोम की भांति पिघल सकता है, और वह चीज है औलाद। हा हा हा। हिंदुस्तानी लोगों को देश या किसी अन्य चीज से ज्यादा अपनी औलाद से प्यार होता है। हा हा हा। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे कारण कर्नल राघव का सीना भी मोम की तरह पिघल जाएगा, और वे तुम्हें कष्ट में देखकर तुम्हारे हमारे हाथों अपना ईमान, धर्म, स्वभाव, देश सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, और अपने देश के महत्वपूर्ण राज में बता देंगे। ओ तो यह बात है। नहीं नहीं, तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगे। अब मेरी समझ में आया कि त्वांग ने रहीम को चारे के रूप में इस्तेमाल करके मुझे यहाँ आने पर क्यों मजबूर किया। उफ, काफी खतरनाक योजना इसकी। यदि मैं यहाँ से तुरंत ही नहीं निकला, तो ये हमारे और डैडी के साथ कुछ भी बर्ताव कर सकता है। हा हा हा। ज्यादा सोचने समझने में अपनी खोपड़ी खराब मत करो बच्चे। हाँ, अपनी जानकारी के लिए अपनी खोपड़ी में यह बात जरूर नोट कर लो कि हमारा एक विशेष पत्र कल तुम्हारे पिता तक पहुंच जाएगा। अति भयानक, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, वह भी अभी और इसी वक्त। सोचकर राम ने आंखों में रेम को कोई इशारा किया, और अगले पल जैसे वहां बिजली सी कौंदी, कड़ाक खटाक। आह उफ। झुम धड़ाक ई हाय। राम रेम ने उनमें से किसी को भी सोचने, समझने या अपने बचाव करने का मौका नहीं दिया। कड़ाक, आह उफ, धड़ाक। और उनकी पिटाई करते करते राम रेम ने मौका पाकर सैनिकों की गने हथिया ली, और गनों के हाथ में आते ही तर तर रेटेट ई उफ आह। पलक झपकते हुए सभी खून से लथपथ फर्श पर पड़े दिखाई दिए। तभी राम ने रहीम के कानों में भाग कर आते सैनिकों के कदमों की आवाजें पड़ी, खटखट। देर करना बेकार है रहीम, भागो, लेकिन सामने से सैनिक आ रहे हैं। मरो या मारो, ध्यान रहे, या तो हमें मरना है या फिर यहाँ से निकल भागना है। जीवित अवस्था में हमें किसी भी हालत में इनके हाथ नहीं लगना है। और दोनों उस कोठी से निकलकर बाहर की ओर दौड़ पड़े। मार्ग में उनके सामने जो भी दुश्मन सैनिक आया, उस पर उन्होंने दया करने की बजाय गोलियों की वर्षा कर दी। ई हाय मरा उफ आह। फायरिंग की आवाज से उस छावनी में हंगामा मच गया। तुरंत चारों तरफ खतरे की घंटी बज गई। हिंदुस्तानी कैदी भाग रहे हैं, पकड़ो पकड़ो, टन टन वे रहे दुश्मन कैदी, खत्म कर दो उन्हें। परंतु इससे पहले कि वे राम रहीम को खत्म करते, राम रहीम ने उन्हें खत्म कर दिया। तर आह उफ। दौड़ते हुए वे एक जीप के निकट पहुंच गए। रहीम, तुम पीछे बैठकर पोजीशन संभालो, मैं ड्राइविंग सीट के साथ साथ आगे की पोजीशन संभालता हूँ, ठीक है। अगले पल दोनों जीप में सवार हो गए, और राम ने जीप स्टार्ट करके एक तरफ दौड़ा दी। तर आह हाय उफ हाय मरा।
सिगरी राम जीप को सुरक्षित छावनी से बाहर ले आया और मुख्य सड़क पर एक और दौड़ा दिया। राम भैया, हम सैनिक छावनी से तो बाहर निकल आए, लेकिन जाएंगे किधर और कहाँ? ये शैतान तुम्हारा पीछा आसानी से छोड़ने वाले नहीं। फिलहाल तो जहां सिंह समा रहा है, जीप को ले जा रहा हूँ, आगे ईश्वर मालिक है। रहीम ने जीप में इधर उधर निगाहें दौड़ाई तो उसे एक सीट के नीचे रखे थैले में हैंड ग्रेनेड मिल गए। वाह राम भैया, यहाँ तो ग्रेनेड भी मौजूद है, यह और भी बढ़िया रहा। अब मौका पड़ने पर मियाँ का जूता मियाँ के सिर पर ही इस्तेमाल करना। शीघ्र ही उन्हें पीछे से अनेक जीपें आते दिखाई दी। लो राम भैया आगे, भाई लोग तो टपका दो उनका जूता उनके सिर पर। अगले पर रहीम ने एक के बाद एक कई दस्ती बम पीछा करती जीपों की ओर उछाल दिए। आह दौड़ाम, उफ। राम रहीम दुश्मनों के देश में विनाश मचाते हुए एक तरफ से आग बर्पा करते हुए आगे बढ़ते रहे। दौड़ाम दौड़ाम। उधर से देखने में मैं वह एक आग लगा देश ही नजर आ रहा था। तभी आकाश में ठीक जीप के ऊपर एक हेलीकॉप्टर मंडराया और राम रहीम बुरी तरह चौंक उठे। उफ, अब जान बचनी मुश्किल हो जाएगी। घर, मेरी मानो तो हमें जीप छोड़ देनी चाहिए राम भैया, परंतु सवाल यह पैदा होता है कि हम जीप छोड़कर जाएंगे कहाँ? आसपास भी तो कोई छुपने की जगह नहीं है। घर, उफ, अब क्या करें? यदि हेलीकॉप्टर ने ऊपर से गोले बरसाने आरंभ कर दिए तो बचना मुश्किल ही हो जाएगा। अब जो होगा देखा जाएगा। तभी हेलीकॉप्टर से एक जंजीर से जुड़ा शिकंजा निकला और तेजी से नीचे दौड़ती जीप की ओर बढ़ा। राम भैया, हमें दूसरे ढंग से फंसाने की कोशिश की जा रही है, शायद वे अब भी हमें जिंदा पकड़ना चाहते हैं। परंतु इससे पहले कि राम जीप को उस शिकंजे से बचाने की कोशिश करता, शिकंजा पूरी जीप की बॉडी पर कस गया। उफ, बुरी तरह फंस गए। अरे बाप रे राम भैया, क्या करे? घर, ऊपर खींचो और हेडक्वार्टर की ओर ले चलो। अगले पल हेलीकॉप्टर जीप को उठाकर एक तरफ चल पड़ा। राम भैया, अब क्या करें? सिवाय आत्महत्या के और कोई चारा नहीं है। अब हमने जीते जी कदापि इनके हथे नहीं चढ़ना है, तो क्या नीचे कूद पड़े? हाँ। तभी राम की दृष्टि नीचे समुद्र पर पड़ी। रहीम, जान बचाने का अच्छा मौका, नीचे समुद्र है, कूद पड़ो जल्दी से। ठीक है। और दोनों ने जीप से नीचे छलांग लगा दी। सर्वे लोग जीप से कूद पड़े। शूट दैम, रेट। परंतु सौभाग्य से राम रहीम का कोई अहित नहीं हुआ और वे सकुशल समुद्र में जा गिरे। छपाक। नौसेना को मेरी ओर से आदेश दो कि वे हर कीमत पर उन दोनों की तलाश करें। यस सर। इधर कुछ देर बाद राम रहीम ने जब पानी से सिर बाहर निकाला तो उन्हें अपने सिर के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ तथा चारों तरफ नौसेना के स्टीमर दिखाई दिए। अब क्या करे राम भैया? नीचे डुबकी लगाकर आगे बढ़ते रहो। परंतु मंजिल तो नजर नहीं आ रही, फिर बड़े किधर? वह देखो, एक चीनी नौसेना का स्टीमर हमारी ओर ही आ रहा है। चलो किसी तरह उस पर चढ़कर उसी पर कब्जा करते हैं। जब स्टीमर राम रहीम के कुछ निकट हुआ तो दोनों डुबकी लगा गए। वो जब स्टीमर उनके ऊपर से होता हुआ आगे बढ़ा तो दोनों स्टीमर के पिछले भाग को पकड़कर उचक कर उसके ऊपर चढ़ गए। स्टीमर पर ज्यादा सैनिक नहीं थे, अतः उनसे निपटने में उन्हें विशेष कठिनाई नहीं हुई। कड़ाक, आह, उफ, धड़ाक, हाय, फटाक, आह। शीघ्र ही अब स्टीमर पर हमारा कब्जा है, लेकिन इन लोगों का क्या करे भैया? बेकार में खतरा उठाने से कोई फायदा नहीं। इन सबको समुद्र में धकेल दो, मैं चालक कक्ष में जाकर स्टीमर को संभालता हूँ। ठीक है। फिर रहीम उन सैनिकों को उठाकर समुद्र में फेंकने लगा और राम ने चालक कक्ष में जाकर चालक को खत्म किया और स्टीमर का स्टीयरिंग संभाल लिया तथा स्टीमर को अंदाजे से भारत की समुद्री सीमा की ओर ले जाने लगा। वो जब दुश्मनों ने अपने एक स्टीमर को तीव्र गति से भारत की जल सीमा की ओर बढ़ते देखा। अरे देखो, हमारा एक स्टीमर दुश्मन देश की ओर जा रहा है। जरूर उस स्टीमर पर उन हिंदुस्तानी छोकरे ने कब्जा कर लिया होगा। वे हिंदुस्तानी छोकरे हमारे नौसेना का स्टीमर लेकर अपने देश की ओर भाग रहे हैं। अटैक करो और स्टीमर समेत नष्ट कर दो उन्हें। इसके अलावा अब और कोई चारा नहीं है। और राम रहीम के स्टीमर पर एक साथ कई तरफ से हमला हुआ। राम भैया, दुश्मनों के स्टीमरों और हेलीकॉप्टर से तो
हम पर जबरदस्त हमला बोल दिया गया है। ठहरो, मैं चीफ से कांटेक्ट करता हूँ, अब तो वही हमारी मदद कर सकते हैं। राम ने अपने जूते के तले से नन्हा किंतु शक्तिशाली ट्रांसमीटर निकालकर चीफ मुखर्जी से संपर्क करना आरंभ कर दिया। हेलो हेलो एजेंट 001/2 कॉलिंग चीफ। हेलो राम, दाएं दाएं। जल्दी संपर्क जुड़ा। हेलो एजेंट 001/2, मैं चीफ मुखर्जी बोल रहा हूँ, अपनी रिपोर्ट और पोजीशन बताओ। राम, हम इस समय बड़ी संकट में स्थिति में है चीफ, हमें तुरंत मदद भेजिए। फिर राम ने जल्दी जल्दी सारी बात चीफ को बता दी। तुम भारतीय सीमा की ओर बढ़ते रहो राम, मैं जल्दी मदद लेकर तुम तक पहुंच रहा हूँ। ओके चीफ। और कुछ देर बाद रहीम, वो देखो हमारे देश से हमारे लिए मदद आ पहुंची है। हुर्रे। उधर भारतीय फौज को आकाशीय और जल मार्ग से राम रहीम की मदद को आते देख दुश्मनों के बेड़े में खलबली मच गई। भारतीय सेना अपने वतन के छोकरों की मदद के लिए आ पहुंचे। सर, अब क्या आदेश है? मुकाबला करो, वे छोकरे किसी भी कीमत पर बचकर नहीं जाने चाहिए। शीघ्र ही दोनों तरफ से भयानक मुकाबला आरंभ हो गया, जबकि राम रहीम का स्टीमर अब अपने बेड़े के मध्य पहुंचकर सुरक्षित हो गया था। धड़ाम धड़ाम तब तब तब। परंतु जल्दी दुश्मन बेड़ा उस जबरदस्त लड़ाई से घबरा उठा। हम दुश्मनों से मुकाबला नहीं कर पा रहे सर, वे हमसे ज्यादा शक्ति और संपन्न है। देख रहा हूँ, अब दुश्मनों के सामने टिके रहना आत्महत्या करने के समान है। इसलिए सियान से पीछे हटो और पलटकर अपने देश की ओर भाग लो। इसी में बहादुरी और हम सबकी भलाई है। राइट सर। अगले पल दुश्मनों का बेड़ा अपने हेलीकॉप्टर समेत पलटकर अपने देश की ओर भाग खड़ा हुआ। हुर्रे, हमारी विजय हुई। दुश्मन भाग खड़ा हुआ। फिर शीघ्र ही राम रहीम को एक भारतीय युद्ध पोत पर चढ़ा लिया गया। उसी युद्ध पोत पर स्वयं चीफ मुखर्जी भी उपस्थित थे। उन्होंने बारी बारी से राम रहीम को अपने सीने से लगा लिया। मेरे बच्चों, अंकल, बेटे, एक बार तुम दोनों ने दुश्मनों के दांत खट्टे करके यह सिद्ध कर दिया है कि तुम वास्तव में भारत माँ के सच्चे सपूत हो। भारतवर्ष हमेशा तुम्हारे इस महान कारनामे को याद करता रहेगा। फिर भारतीय बेड़ा अपने देश की ओर लौट पड़ा। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।